एवरीवन, मैं डॉक्टर विनीता और मैं आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हूँ जो साइकोलॉजी का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैं साइकोथेरेपी पोर्शन को डिस्कस करूँ, तो आज मैं आपके सामने उसी टॉपिक के साथ आई हूँ। साइकोथेरेपी डिस्कस करने से पहले किन लोगों को साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है, कैसे हम पहचानें कि उनको क्या प्रॉब्लम है, किस प्रकार से साइकोथेरेपी से रिलेटेड हम लोग प्लानिंग करते हैं, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से प्रोफेशनल साइकोथेरेपी में इन्वॉल्व होते हैं जिनके साथ मिलकर हम काम करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि साइकोथेरेपी तो हम जान जाएं कि कैसे साइकोथेरेपी को अप्लाई किया जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि किन लोगों को साइकोथेरेपी की ज़रूरत है। बहुत बार ऐसे केसेस भी हमारे सामने आते हैं जब उन्हें किसी तरह की मदद की ज़रूरत नहीं होती है, दे आर क्वाइट नॉर्मल, लेकिन उनके अटेंडेंट या पेशेंट को खुद कभी कभी ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले एक साइकोथेरेपिस्ट का रोल होता है कि वो उस प्रॉब्लम को समझे कि क्या सच में वो प्रॉब्लम है या वो एक सामान्य स्थिति है। तो साइकोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले ये रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है कि हम उसको थेरेपी दें या ना दें। तो ये रूल आउट करने के जो टोटल फंक्शंस हैं वो हम आपको बताएंगे। इसके बाद इसमें कौन कौन से तरीके हो सकते हैं इन चीज़ों को रूल आउट करने के लिए, किस तरह से हम थेरेपी प्लान करते हैं, कौन कौन से लोग हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं किसी एक व्यक्ति के टोटल थेरेपी पोर्शन में। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और तो चलिए हम शुरू करते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, सो दैट कि इस थेरेपी से, इस पोर्शन से, इस चैप्टर से और बच्चे और लोग भी मदद ले सकें, समझ सकें इस चैप्टर। मेंटल इलनेस और साइकोथेरेपी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साइकोथेरेपी इमोशनल प्रॉब्लम्स के सल्यूशन का एक तरीका है जिसमें एक ट्रेंड व्यक्ति जानबूझकर रोगी के साथ प्रोफेशनल रिलेशन इस उद्देश्य से बनाता है कि उसमें पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलप हो और वर्तमान के मॉल अडेप्टिव बिहेवियर को चेंज कर उसके व्यक्तित्व को मॉडिफाई किया जा सके। लेकिन साइकोथेरेपी को स्टार्ट करने से पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किन व्यक्तियों को साइकोथेरेपी दिया जा सकता है या देना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई भी व्यक्ति इस उम्मीद के साथ आ सकता है कि उसमें जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उनसे छुटकारा पाना चाहता है। तो वो इस उम्मीद में आएगा कि आप उसका कुछ ट्रीटमेंट करेंगे और वो बिल्कुल ठीक होकर के चला जाएगा। तो साइकोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप पूरे पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लें, उसको असेस करें और उसके आधार पर प्लानिंग करें। प्लानिंग में सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को क्या सचमुच थेरेपी की ज़रूरत है, क्या सचमुच काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो ये बहुत ज़रूरी है सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर कर लेना, जिसके लिए कुछ क्राइटेरिया बताए गए हैं कि किस आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को नॉर्मल व्यवहार कहा जा सकता है। तो जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये 3-4 पॉइंट, जिसमें पहला आता है स्टैटिस्टिकल फ्रीक्वेंसी, यानी किसी भी व्यवहार का कितनी बार वो व्यवहार उसके साथ घटित हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दें कि जनरली ओसीडी के जो पेशेंट होते हैं उनके बारे में अगर आपने कभी सुना होगा कि वो ताला बंद करके अगर जाने लगते हैं तो आधे रास्ते से आकर लौट कर देख के जाते हैं कि वास्तव में मैंने ताला बंद किया है कि नहीं। अब सामान्य व्यवहार कब है? सामान्य व्यवहार तब तक है जब तक कि ये किसी भी व्यक्ति के साथ कभी कभार ऐसा हो जाता है, यानी कभी वो स्ट्रेस में है या ताला बंद करते समय उसका ध्यान कहीं और है। इस स्थिति में हो सकता है कि उसके दिमाग से निकल गया कि उसने ताला बंद किया या नहीं किया, और तब वो आधे रास्ते से या थोड़ा आगे चले जाने के बाद वो लौट कर आके देखता है, चेक करता है कि मैंने ताला बंद किया कि नहीं बंद किया। ये बिल्कुल सामान्य व्यवहार है। लेकिन अगर यही व्यवहार कोई व्यक्ति बार बार करने लगे या 90%, 80% टाइम्स, कभी कभी 100% टाइम्स अगर इस तरह का व्यवहार कोई व्यक्ति करता है तो ये निश्चित रूप से असामान्य व्यवहार है, यानी उस व्यक्ति को थेरेपी की आवश्यकता है। दूसरी बात आती है कि नॉर्म्स वायलेशन,
यानी नॉर्म्स का वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हर समाज के कुछ अपने नियम कानून, कुछ दायरे होते हैं, और उन दायरों में अगर वो व्यक्ति नहीं कंप्लीटली एडजस्ट करता है तो उस व्यक्ति के व्यवहार को हम असामान्य व्यवहार कह सकते हैं। जैसे किसी समाज में मान लीजिए कि कभी कहीं मेला लगा है, कभी कोई शादी ब्याह का फंक्शन है, स्कूल का कोई फंक्शन है, उसमें कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सोशल फोबिया जैसे लक्षण आने लगते हैं, अगोराफोबिया जैसे लक्षण आने लगते हैं, यानी किसी भी गैदरिंग में वो जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो एक तो एस्पेक्ट हुआ कि कुछ लोग इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, वो आमतौर पे ऐसी जगह पे जाना पसंद नहीं करते हैं जहाँ पे अननोन लोग हों या बहुत ज़्यादा क्राउड हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो हर उस गैदरिंग को अवॉइड कर रहा है, जो कि वो फैमिलियर भी है उस गैदरिंग से, लेकिन कभी भी उस गैदरिंग को अटेंड नहीं करना चाहता है, किसी भी भीड़ भाड़ में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता है, और उसके इस व्यवहार से उसके अपने काम इफेक्ट हो रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति देखने में आती है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति का व्यवहार सामान्य नहीं कहा जाएगा। तीसरी बात आती है पर्सनल डिस्ट्रेस की। पर्सनल डिस्ट्रेस हुआ कि किसी व्यक्ति को उससे कितनी परेशानी हो रही है। यानी कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जैसे ओसीडी का पेशेंट भी होता है, फोबिया का पेशेंट भी होता है, तो वो ये जानता है कि ये जो वो कर रहा है उससे उसको ये उचित नहीं है, लेकिन ये जानते हुए भी और उससे उसको परेशानियां भी बहुत होती हैं। जैसे ओसीडी का पेशेंट है, उसको हाथ धोने की बहुत ज़्यादा अगर शिकायत है तो उस कंडीशन में उसके हाथों में बहुत तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रैशेस हो सकते हैं। तो ये जानते हुए कि बार बार हाथ धोने की वजह से ये चीज़ हो रही है, यानी उसकी वो जलन, उसकी वो खुजली, वो सारी चीज़ों को वो बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बार बार हाथ धोने से रोक नहीं पा रहा है। इसका मतलब है कि उसको असामान्य व्यवहार डेवलप हो चुका है। तो ये डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है कि क्या सचमुच व्यक्ति को इससे परेशानी हो रही है, जानते बूझते इस परेशानी को झेलने के साथ वो एक्टिविटी, एबनॉर्मल बिहेवियर क्या बार बार करता चला जा रहा है। अगर ऐसा है तो उसे निश्चित रूप से मदद की आवश्यकता है। नेक्स्ट है क्राइटेरिया ऑफ डिसेबिलिटी और डिसफंक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे उसके अंदर सपोज फोबिया के लक्षण हो, अगर उसको ऊंचाई से डर लगता हो, या हवाई जहाज़ में बैठने से डर लगता हो, या भीड़ में जाने से डर लगता हो, अगर ये डर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसकी अपनी डिसेबिलिटी बन जाती है, यानी वो हवाई जहाज़ से जाना पड़ेगा इसलिए वो हो सकता है कि अपना प्रमोशन छोड़ दे, एग्ज़ाम उसे देना पड़ेगा तो क्या पता वो एग्ज़ाम का जो फोबिया होता है, डर होता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, इस डर से पूरी तैयारी करने के बाद वो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाता है, कहीं और चला जाता है। अगर इस तरह की बातें आती हैं, या वहाँ पे वो इतना अपने आप को लो फील करता है, स्ट्रेस फील करता है कि एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं हो पाती है, अगर इस तरह के लक्षण आते हैं तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति थेरेपी की उसको ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है अनएक्सपेक्टेडनेस। अनएक्सपेक्टेडनेस का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से समर्थ होने के बावजूद भी वो उन्हीं समर्थताओं के लिए असमर्थित महसूस करता है। यानी कोई व्यक्ति को सपोज वो बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसके बावजूद भी वो एग्ज़ाम देने से डरता है। कोई व्यक्ति जो कि बहुत अच्छा डांसर है लेकिन वो परफॉर्म करने से डरता है। कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है लेकिन उसके बावजूद भी उसको ये डर बना रहता है कि मेरा धन कोई चुरा ना ले, मेरा धन बर्बाद ना हो जाए, या आर्थिक रूप से अपने आप को इनसिक्योर समझता है। अगर इस तरह के लक्षण आते हैं तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति भी असामान्य व्यवहार की श्रेणी में आता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के क्राइटेरिया के बेस पर हम अपने पेशेंट्स को सिलेक्ट करें। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फीचर्स फॉर एबनॉर्मल बिहेवियर की, कि एबनॉर्मल बिहेवियर के फीचर्स क्या क्या होते हैं। इसके बारे में कोमर एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 4D की विवेचना की थी। उन्होंने बताया था कि किसी भी व्यक्ति में अगर एबनॉर्मल बिहेवियर का ये 4D क्राइटेरिया है तो इस आधार पर भी उसके बिहेवियर को एबनॉर्मल श्रेणी में रखा जा सकता है।
जिसमें सबसे पहला है डेविएंस। डेविएंस का मतलब होता है कि जैसा भी हमने आपको बताया कि हर समाज के कुछ अपने नॉर्म्स होते हैं, तो उस नॉर्म्स से वो व्यक्ति कितना डिफ़र करता है, कितना उस डिस्टेंस हो गया है उसका। सपोज़ कि जैसे स्कूल में कुछ डिसिप्लिन होता है, आप कॉलेज जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, वहाँ पे कुछ डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता है, सपोज़ आप किसी के दुख में गए हैं, किसी के क्रिमेशन में या इस तरह की जगहों पर जाते हैं जहाँ पे शोक व्यक्त करना है आपको, लेकिन आप बहुत ही गॉडी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होकर के जाते हैं, जैसे आप कहीं शादी ब्याह में जा रहे हैं, या वहाँ पर जाकर के आपको शांत बैठना चाहिए और आप बहुत हंस हंस कर बात करते हैं, यानी उस नॉर्म्स में आप फिट नहीं हो रहे हैं। अगर इस तरह के लक्षण आते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो अगर इस तरह के लक्षण आते हैं तो भी हम किसी भी व्यक्ति को एबनॉर्मल की श्रेणी में रख सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रेस, यानी वो जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, वो प्रॉब्लम उसको कितना परेशान कर रही है। जैसे अभी हमने आपको ओसीडी के हाथ धोने का एग्जाम्पल बताया है, तो ये जानते हुए भी कि मेरे हाथ धोने की वजह से मेरे हाथों में रैशेस हो रहे हैं, खुजली हो रही है, घाव हो गया है, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति अपने आप को हाथ धोने से, ज़्यादा देर तक हाथ धोने से नहीं रोक पाता है, तो इसका मतलब है कि उसमें एबनॉर्मल बिहेवियर डेवलप हो चुका है। नेक्स्ट डिसफंक्शन, यानी कभी फोबिया या कभी ओसीडी या और प्रॉब्लम्स की वजह से, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से उसके अंदर किस तरह का डिसफंक्शन डेवलप हो गया है, यानी वो जो काम वो उचित तरीके से कर सकता है, उस एबनॉर्मेलिटी की वजह से जो उसके मेंटल लेवल पे हावी हो चुकी है, उसकी वजह से वो नॉर्मल चीज़ों को भी नहीं कर पा रहा है। जिसका एग्जांपल हो सकता है कि कोई व्यक्ति जिसने रात भर अच्छे से पढ़ाई की या पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन एग्ज़ाम देने के समय में वो इतना ज़्यादा डर गया कि वो या तो एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाया या एग्ज़ामिनेशन हॉल में नहीं जा पाया। तो ये जो चीज़ें हैं कि वो बहुत अच्छा कर सकता था, लेकिन सिर्फ डर की वजह से उसने वो परफॉर्म नहीं कर पाया, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया। ये चीज़ें भी एबनॉर्मल बिहेवियर को शो करती हैं। नेक्स्ट है डेंजर। डेंजर इन द सेंस कि समाज के लिए, परिवार के लिए या अपने से हट के दूसरे व्यक्तियों के लिए वो कितना डेंजरस हो सकता है। जैसे एग्रेशन का पेशेंट हो या डिल्यूजन का पेशेंट होता है, इन लोगों में अगर किसी के प्रति भ्रामक विचार आ जाते हैं, तो फिर वो किसी भी हद तक उस व्यक्ति का मर्डर भी करने की स्थिति में आ सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी जानना ज़रूरी है कि क्या जो उसके अंदर भ्रांतियाँ पैदा हो गई हैं, भ्रम पैदा हो गया है, उसका लेवल क्या है और वो समाज के लिए, परिवार के लिए, अन्य व्यक्तियों के लिए कितना खतरनाक है। इस आधार पर भी हम उस व्यक्ति के असामान्य व्यवहार को डिसाइड करते हैं। जब हम असामान्य व्यवहार की बात करते हैं, तो असामान्य जो मनोविज्ञान है या एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, उसमें दो ब्रांचेस की बात की जाती है। एक ब्रांच है एबनॉर्मल साइकोलॉजी और दूसरा है क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो है वो उसके क्लासिफिकेशन की बात करता है, और क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो उसके रेक्टिफिकेशन की बात करता है। यानी एबनॉर्मल साइकोलॉजी के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के लक्षणों के आधार पर, उसके व्यवहारों के आधार पर, उसका जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसको डिफरेंट वर्गीकरण में वर्गीकृत करते हैं। लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी में उन लक्षणों को मॉडिफाई करने की बात होती है, उनको चेंज करने की बात होती है। वो चाहे जिस भी थेरेपी के थ्रू हम करें, साइको एनालिटिक थेरेपी हो, बिहेवियरल थेरेपी हो, कॉग्निटिव थेरेपी हो, सीबीटी हो, कोई भी थेरेपी हो, जिसके आधार पर भी हम उसके लिए जो सुटेबल समझते हैं हम उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के बारे में। यानी जब हम किसी भी पेशेंट के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो फिर उसमें डिफरेंट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ साइकोलॉजिस्ट में अकेले किसी पेशेंट को हैंडल नहीं कर सकता है, या सिर्फ साइकेट्रिस्ट के द्वारा ही हैंडल नहीं हो सकता है। कभी कभी कुछ पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, तो वहाँ पे साइकेट्रिक नर्सिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जिनके आधार पर
एक टीम का निर्माण होता है और उस टीम के आधार पर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना हो या उसके बिहेवियर को चेंज करना हो, उससे रिलेटेड हम प्लानिंग करते हैं, जिसमें सबसे पहले साइकेट्रिस्ट आ गया, जो कि एमडी साइकेट्री होते हैं, जो कि प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं, एमडी डिग्री होती है। और इनके पास जो सबसे खास चीज़ होती है वो ये है कि इनको मेडिकेशन का अधिकार होता है। अगर किसी भी पेशेंट के अंदर जो सीवियरिटी लेवल वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है और मेडिकेशन का काम कोई साइकेट्रिस्ट ही कर सकता है। यानी साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि जो साइकेट्रिस्ट होता है वो हार्डवेयर पे काम करता है और साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो सॉफ्टवेयर पे काम करता है। यानी ब्रेन में अगर कोई केमिकल चेंजेस हैं, न्यूरोट्रांसमीटर में कुछ चेंजेस हैं, कुछ प्लस या माइनस है, तो उसको ठीक करने का काम जो है वो साइकेट्रिस्ट का होता है। और उसके जो उससे रिलेटेड जो बिहेवियर में फ़र्क आ रहा है, उसमें जो एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो रही है, उसको ठीक करने का काम साइकोलॉजिस्ट का होता है। और साइकेट्रिक नर्सिंग का काम, जब पेशेंट इन पेशेंट होते हैं तो वहाँ पे नर्सिस की ज़रूरत पड़ती है। और सोशल वर्कर का काम टोटल कम्युनिटी लेवल पर होता है। तो ये एक कंप्लीट टीम वर्क के आधार पर इन सारे प्रोफेशनल्स के द्वारा ही हम किसी भी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस क्राइटेरिया के आधार पर हम किसी भी पेशेंट को डिफरेंट क्लासिफिकेशन में डालते हैं, डिफरेंट डिसऑर्डर का डायग्नोसिस बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले WHO ने बताया था ICD-10 के हिसाब से। तो ICD रिवीजन होकर के 10th रिवीजन इसका आ चुका है। ICD यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ेज़, ये WHO ने बताया था। और इसमें जो किसी भी व्यक्ति के साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उसकी विशेषताएं होती हैं, जो उसके लक्षण होते हैं, उसके आधार पर डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं और उसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं, उसके आधार पर कोई व्यक्ति किस क्राइटेरिया में आता है, उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति का डायग्नोसिस बनाया जाता है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड वर्जन या एडवांस वर्जन जो है वो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने बनाया था, जिसे DSM-5 अब आ गया है। पहले DSM-4 था, अभी DSM-5 भी लॉन्च हो चुका है। फुल फॉर्म है डायग्नोसिस एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ये अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने बताया था। इसमें भी डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, उसके आधार पर ही किसी भी व्यक्ति के असामान्य व्यवहार का डायग्नोसिस किया जाता है। तो ये दो मेन मैनुअल्स हैं, क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया हैं, जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति का डायग्नोसिस हम करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी अप्रोचेज़ हैं जो कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी का क्लासिफिकेशन करती हैं, जिसमें सबसे पहला है कैटेगोरिकल अप्रोच। कैटेगोरिकल अप्रोच का मतलब हुआ कि डिफरेंट कैटेगरीज में डिसऑर्डर्स को बांटा गया है। जैसे मेंटल रिटार्डेशन है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, या OCD है, साइकोसिस है, न्यूरोसिस है। इस आधार पर इनको बांटा गया है। तो जो लक्षण व्यक्ति में दिखाई देते हैं, उस आधार पर हम इनका कैटेगोरिकल डायग्नोसिस बनाते हैं। दूसरा है डायमेंशनल अप्रोच। डायमेंशनल अप्रोच का मतलब है कि किसी भी जो भी लक्षण हैं किसी व्यक्ति में, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है या निगेटिव डायरेक्शन में है, यानी पॉजिटिव सिम्टम्स हैं या निगेटिव सिम्टम्स हैं। जैसे सिजोफ्रेनिया के केसेस में व्यक्ति में निगेटिव सिम्टम्स ज़्यादा हैं या पॉजिटिव सिम्टम्स ज़्यादा हैं, उस आधार पर डायग्नोसिस बनता है। या जो आपका डिप्रेशन के पेशेंट हैं, तो वो क्या माइल्ड डिप्रेशन के पेशेंट हैं या सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट हैं, तो ये किस डायमेंशन में उसके लक्षण जा रहे हैं, उसकी सीवियरिटी लेवल क्या है, उस आधार पे भी हम पेशेंट को डायग्नोसिस बनाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रोटोटिपल अप्रोच की। प्रोटोटिपल अप्रोच होती है जैसे बहुत सारी विशेषताओं के आधार पर, यानी ऊपर जो कैटेगोरिकल अप्रोच हमने आपको बताई और डायमेंशनल अप्रोच बताई, उन दोनों के जो
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनको दोनों को मिलाने के बाद ये प्रोटोटिपल अप्रोच बनता है। यानी कि इसमें जो किसी भी व्यक्ति में विशेष लक्षण या विशेषताएं जो दिखाई देती हैं, उनमें से ज़्यादा लक्षण किस प्रोटोटाइप में जा रहे हैं, उस आधार पर किसी भी व्यक्ति का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि थेरेपी क्या है। तो थेरेपी क्या है, ये हमने आपको थोड़ा सा शुरू में बताया भी है कि थेरेपी हम दो क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच का एक प्रोफेशनल रिलेशन होता है, जो इस उद्देश्य से बनाया जाता है कि क्लाइंट को फ़ायदा पहुँचे और जो थेरेपिस्ट होता है वो अपने स्किल का प्रयोग करके उस व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचा सके। यानी जो बेसिक मोटो होता है वो उसके मेल अडेप्टिव बिहेवियर, चाहे वो बिहेवियरल लेवल पे हो या कॉग्निशन लेवल पे हो, उसको मॉडिफाई करने का प्रयास किया जाता है। जो मेंटल इलनेस है उसको हम क्लासीफाई क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है हमको उसको क्लासीफाई करने की, क्या ज़रूरत है हमको उसे एक विशेष नाम देने की। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि कॉमन लैंग्वेज मिल जाती है। यानी डिफरेंट लक्षणों के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर हम उसे एक कॉमन ऐसा नाम देते हैं, ऐसा डायग्नोसिस देते हैं जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति उस नाम के आधार पर उसके लक्षणों को अज्यूम कर सकता है, वो अंदाज लगा सकता है कि इसको क्या प्रॉब्लम होगी। जैसे अगर हम कहें कि सिजोफ्रेनिक पेशेंट, तो एक कल्पना हम बना सकते हैं कि जिसमें हेल्यूसिनेशन होगा, इल्यूज़न होगा, डिल्यूज़न होगा। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं उसके साथ, तो ये सिजोफ्रेनिया का केस हो सकता है। या फिर अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो उसके जो निगेटिव सारे सिम्टम्स होते हैं कि भूख ना लगना, प्यास ना लगना, या बहुत ज़्यादा लगना, नींद ना आना, तो इस तरह के जो पेशेंट का बहुत लो फील करना, तो इस तरह के जो लक्षण अगर हैं किसी व्यक्ति में, तो हम उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं कि वो डिप्रेशन का पेशेंट हो सकता है। तो जैसे हमने एक कॉमन लैंग्वेज उसको दे दिया एज अ डिप्रेशन, और उसके बाद जो भी उसके सिम्टम्स हैं वो खुद ब खुद किसी भी व्यक्ति के समझने के लिए आसान हो जाते हैं। दूसरा है कि टू नो द रीज़न, हम ये जानना चाहते हैं इस डायग्नोसिस के क्रम में, जब हम कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट का और सारी चीज़ों के बारे में जानते और समझते हैं, डायग्नोसिस बनाने के फेज़ में रहते हैं, तो फिर हम उसका रीज़न भी जानना चाहते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स कहाँ से आई, कैसे इनका उदय हुआ, कैसे और कितने कितने टाइम फ्रेम में हुआ, बहुत तुरंत से एकदम से ऑनसेट हुआ इसका, या कुछ समय लगा इसको ऑनसेट होने में, या बहुत समय लगा ऑनसेट होने में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग रूल आउट करते हैं, जिससे कि हमको उसके ट्रीटमेंट प्लान को प्लानिंग करने में सुविधा रहती है। नेक्स्ट है कि ट्रीटमेंट प्लान के लिए जब हमको एक कॉमन लैंग्वेज मिल जाती है, कॉमन डायग्नोसिस मिल जाता है, उसके रीज़न पता चल जाते हैं, उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं कि इसको किस तरह की थेरेपी दी जाना चाहिए। यानी टीम वर्क के थ्रू हमको जाना है, या इंडिविजुअल थेरेपी चाहिए इसको, या ग्रुप थेरेपी चाहिए, या फैमिली थेरेपी चाहिए। यानी जो भी ट्रीटमेंट प्लान हम सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके बारे में हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसलिए किसी भी थेरेपी में जाने से पहले हमको उस व्यक्ति के बारे में कंप्लीट हिस्ट्री पता होनी चाहिए, उसका डायग्नोसिस पता होना चाहिए, उसके कॉजेज़ पता होने चाहिए, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कभी कभी आपने डिप्रेशन के ऐसे केसेस भी देखे होंगे, सुनने में आते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं तो पोस्टमार्टम भी उनके अंदर डिप्रेशन के लक्षण आते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन के लक्षण हैं या यूं ही आए हैं। तो ये अगर आप जानेंगे, रीज़न जानेंगे, तो उसका डायग्नोसिस डिफरेंट होगा, प्लस उसका टोटल ट्रीटमेंट प्लान डिफरेंट होगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका रीज़न क्या है, इस प्रॉब्लम का रीज़न क्या है। सिजोफ्रेनिया के पेशेंट भी होते हैं, उनमें भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सिजोफ्रेनिया के लक्षणों को अचानक से कभी बढ़ा देते हैं। तो ये रीज़न अगर हमको पता चल जाएगा तो हमारा ट्रीटमेंट प्लान थोड़ा सा थेरेपिस्ट के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो कोई भी थेरेपी में जाने से पहले इन सारी चीज़ों को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि थेरेपेटिक प्रोसेस का गोल क्या है। तो जिसमें सबसे पहला है डायग्नोसिस करना, यानी हम सबसे पहले ये
देखने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत हो रही है पेशेंट को, उसके क्या क्या लक्षण हैं, किन लक्षणों से वो परेशान है, क्या चीज़ें परिवार को परेशान कर रही हैं, क्या चीज़ उस व्यक्ति को परेशान कर रही हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा परेशान कर रही हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कम परेशान कर रही हैं, जिससे कि हमको प्लानिंग करने में मदद मिलती है। दूसरा है इटियोलॉजी जानने की कोशिश करते हैं हम, मतलब जो प्रॉब्लम उसकी शुरू हुई है वो उसकी शुरुआत के पहले ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम शुरू हुई, तो ये भी जानने की कोशिश हम करते हैं कि इसका रीज़न क्या है, कहाँ से प्रॉब्लम की शुरुआत हुई है। तीसरी चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोग्नोसिस क्या है, यानी जब ट्रीटमेंट प्लान हम करते हैं, हम डायग्नोसिस बनाते हैं, उसका रीज़न देखते हैं, वो सारी चीज़ें देखने के बाद हम प्रोग्नोसिस कर पाते हैं, ये अनुमान लगा पाते हैं कि हम जो थेरेपी देने जा रहे हैं उससे कितना फ़ायदा होने के चांसेस हैं, फ़ायदा होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हम एक अजम्पशन लगाते हैं, अपना अनुमान लगाते हैं कि हमें कौन सा ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए, मेडिकेशन के थ्रू पहले जाना है या डायरेक्ट थेरेपी पोर्शन पे हमें चले जाना है। ये सारी चीज़ें हम इस प्रोसेस के थ्रू जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट, जब डायग्नोसिस हो गया, एटियोलॉजी पता हो गई, प्रोग्नोसिस भी हमने अंदाज लगा लिया, अब इसके बाद ट्रीटमेंट की प्लानिंग होती है, ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तो ये टोटल प्रोसेस है जिसके आधार पर हम अपने क्लाइंट को, पेशेंट को ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी थेरेपी होती है जिसके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के मेल एडेप्टिव बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, जिसमें मेन आता है बायोलॉजिकल थेरेपी एंड साइकोलॉजिकल थेरेपी। बायोलॉजिकल थेरेपी जो कि साइकेट्रिस्ट के द्वारा दी जाती है, जिसमें मेडिकेशंस दिया जाता है या कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए और उस आधार पर अगर हमें लगता है कि नहीं ये पेशेंट इतना सीवियर लेवल का है या इसका जो इलाज है वो मेडिकेशन के थ्रू ज़्यादा बेटर रहेगा, तो हम बायोलॉजिकल थेरेपी की तरफ पहले जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल थेरेपी। तो अगर पेशेंट को बायोलॉजिकल थेरेपी की ज़रूरत नहीं है या वहाँ से वो इतना सेटल हो गया है कि अब उसकी हम थेरेपी उसको दे सकते हैं, तो फिर हम लोग साइकोलॉजिकल थेरेपी पर शिफ्ट कर जाते हैं। इसके बारे में एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का मॉडिफिकेशन करने के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, यानी उसके अफेक्ट, ए फॉर अफेक्ट को समझना, बिहेवियर को समझना, उसके कॉग्निशन को समझना और उसके एनवायरनमेंट को समझना। किसी भी व्यक्ति को थेरेपी देने से पहले उसके भाव, उसके संवेग, उसके स्ट्रेस, इस सब में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है या क्या परिवर्तन हुआ है इन दिनों में, उस सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है बी टाइप। बी टाइप में हम उसके बिहेवियर को जानने की कोशिश करते हैं कि इन दिनों में उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, क्योंकि आम तौर पे ऐसा होता है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि पेशेंट घर में उसको मैनेज करने की या लेट गो करने की एटीट्यूड के साथ रहते हैं। वो उनको लगता है कि चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, लेकिन आम तौर पे चीज़ें धीरे धीरे ठीक नहीं होती हैं, धीरे धीरे और ख़राब होती चली जाती हैं। तो आपके पास अगर पेशेंट आया है ट्रीटमेंट के लिए, इसका मतलब है कि उसको प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है, और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हमें पूरी हिस्ट्री लेना पड़ता है कि पहले जो प्रॉब्लम आज दिखाई दे रही है वो प्रॉब्लम इसका ऑनसेट कब हुआ था, कब से इसकी शुरुआत हुई, और उसके पहले क्या इससे माइल्ड सिम्टम्स थे इसके साथ। तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, यानी बिहेवियर में क्या चेंजेस हुए, क्या अचानक चेंजेस हुए या पहले से इसका स्वभाव कुछ इस तरह का था, ये सारी चीज़ें जानना भी बहुत ज़रूरी है। फिर है सी टाइप। सी टाइप का मतलब है कि पेशेंट का कॉग्निशन लेवल क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पे जो मूड डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं या सिजोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं, उनका रियलिटी कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि उनके साथ डिल्यूजन और हेलुसिनेशन होता है, तो वो ये चीज़ समझ ही नहीं पाते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं वो सच में हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो वो हर नहीं होने वाली चीज़ को भी सच मान लेते हैं। तो उनका कॉग्निशन लेवल चेक करना बहुत ज़रूरी है कि कॉग्निशन लेवल कैसा है, ये जानना भी थेरेपी स्टार्ट करने के साथ बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट उनका एनवायरनमेंट कैसा है, वो किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उनका फैमिली एटमॉस्फेयर कैसा है, उनके साथ उनका जो फैमिली मेम्बर हैं वो कौन कौन लोग हैं, और उनके बारे में भी कुछ हिस्ट्री, उनका भी कुछ डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ केसेस में अगर हम फैमिली थेरेपी के लिए जाते हैं या ग्रुप थेरेपी के लिए जाते हैं तो हमें उनकी हिस्ट्री भी बहुत हद तक जानने की ज़रूरत होती है। तो जब तक हम किसी भी व्यक्ति की इन चारों चीज़ें यानी ABCE स्ट्रक्चर को नहीं समझ लेते हैं तो ट्रीटमेंट प्लानिंग में हमसे मिस्टेक हो सकती है। इसलिए इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना कि थेरेपी स्टार्ट करने से पहले किसी व्यक्ति में किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से थेरेपी को प्लान करना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी थेरेपीज़ हैं और उनको किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो आज के लिए थेरेपी का प्राइमिंग जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको चैप्टर पसंद आता है, हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।